रिया को नियम पसंद थे। उनकी दुनिया सीधी रेखाओं और साफ सुथरे पन्नों से बनी थी। उनके पिता सेवानिवृत्त डीसीपी अविनाश सिंह ने उन्हें सिखाया था कि हर चीज का एक क्रम होता है, एक सही जगह होती है। उनका घर एक शांत किला था जहां अनुशासन की हवा चलती थी। स्टडी की खिड़की के बाहर बगीचे के सबसे पुराने आम के पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो नियमों की परवाह नहीं करता था। वो चमकदार चीज़ों, अधखाए फलों और दुनिया की छोटी छोटी अव्यवस्थाओं का शौकीन था। वो अक्सर रिया को अपनी तेज मन को जैसी आंखों से देखता था। आरव की दुनिया नियमों से नहीं बल्कि कहानियों से बनी थी। वो एक थिएटर लेखक था जिसका जीवन बिखरे हुए पन्नों, रंग बिरंगे प्रॉप्स और मंच की जादुई अराजकता से भरा था। उसके लिए दुनिया एक कहानी थी जो लिखे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक शाम रिया अपनी एक दोस्त के कहने पर आरव का एक नाटक देखने गई। मंच पर शब्दों और भावनाओं के बवंडर ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। ये एक ऐसी दुनिया थी जो उसके अपने जीवन के ठीक विपरीत थी, अप्रत्याशित, कच्ची और बेहद खूबसूरत। नाटक के बाद जब वे मिले तो दो अलग अलग दुनियाएं टकराईं। आरव ने उत्साह से अपने नाटक के बारे में बात की, उसके हाथ हवा में घूम रहे थे। रिया ने ध्यान से सुना, उसकी शांत दुनिया में एक नया रोमांचक अध्याय शुरू हो रहा था। जल्द ही उनकी दुनियाएं आपस में मिलने लगीं। आरव ने रिया को शहर के छिपे हुए कोनों, पुरानी किताबों की दुकानों और कलाकारों के कैफे दिखाए। रिया ने आरव को शांत पार्कों में लंबी सैर और मौन के आराम का आनंद लेना सिखाया। लेकिन रिया जानती थी कि उसके पिता आरव को कभी नहीं समझेंगे। एक नाटककार उनके अनुशासित जीवन की तस्वीर में फिट नहीं बैठता था। मैं उन्हें कैसे बताऊं? उसने एक शाम आरव से पूछा जब वे एक झील के किनारे बैठे थे। तभी आरव को एक विचार आया जो उसके नाटकों जितना ही नाटकीय था। क्या तुम्हारे घर में कोई कमरा किराए के लिए खाली है? उसने पूछा। मैं एक शोधकर्ता होने का नाटक करूंगा। इस तरह मैं तुम्हारे पिता से मिल सकता हूं और वे मुझे एक लेखक के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में जानेंगे। रिया पहले तो झिझकी लेकिन फिर मान गई। ये एक जोखिम था लेकिन ये एकमात्र रास्ता था। अगले हफ्ते आरव अपने 2 सूटकेस के साथ उनके घर के गेस्ट रूम में रहने आ गया, जो अब उसका अस्थायी अध्ययन कक्ष था। पहला डिनर तनावपूर्ण था। श्री सिंह ने आरव से उसके शोध के बारे में सवाल पूछे। आरव ने अपनी कहानी कहने की कला का उपयोग करते हुए शहरी समाजशास्त्र पर एक विश्वसनीय कहानी गढ़ी। रिया ने अपनी सांस रोके रखी। आरव के लिए नियमों के साथ रहना मुश्किल था। उसके कमरे से देर रात तक टाइपिंग की आवाज़ आती थी और एक बार उसने गलती से दालान में पेंट का एक कैन गिरा दिया। हर छोटी मोटी गड़बड़ी पर श्री सिंह की त्योरियां चढ़ जाती थीं। रिया बीच बचाव करने की पूरी कोशिश करती। वो आरव को घर के नियम समझाती और अपने पिता को आरव के सनकी लेकिन अच्छे स्वभाव के बारे में बताती। वो बस थोड़ा अलग है पापा, वो कहती। अपने खाली समय में रिया अक्सर अपने फ़ोन पर आरव के थिएटर ग्रुप की रील्स देखती थी। वो उसे रिहर्सल करते, सेट बनाते और अपने अभिनेताओं के साथ हंसते हुए देखती। इन छोटे छोटे वीडियो में उसे वो असली आरव दिखाई देता था जो जुनून और रचनात्मकता से भरा था। एक दिन आरव ने श्री सिंह को शतरंज के एक मुश्किल खेल में फंसा पाया। क्या मैं कोशिश कर सकता हूं सर? उसने विनम्रता से पूछा। आरव ने एक अप्रत्याशित चाल चली जिससे श्री सिंह की निश्चित हार जीत में बदल गई। उस शाम श्री सिंह ने आरव को लगभग मुस्कुराकर देखा। लेकिन श्री सिंह एक पुलिस वाले थे और उनकी प्रवृत्ति उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने एक पुराने संपर्क को फ़ोन किया और आरव की पृष्ठभूमि के बारे में अनौपचारिक रूप से पूछताछ करने के लिए कहा। इस बीच बगीचे का कौवा आरव के कमरे की खिड़की पर अक्सर आने लगा था। आरव उसे बिस्कुट के टुकड़े देता। कौवा बदले में उसे चमकदार कंकड़ या बोतल के ढक्कन जैसे छोटे उपहार लाकर देता। एक शाम श्री सिंह के संपर्क का फोन आया। सच्चाई सामने आ गई थी। आरव कोई शोधकर्ता नहीं बल्कि एक थिएटर लेखक था। श्री सिंह को लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने रिया और आरव का सामना किया। ये सब क्या है रिया? हमारे घर में ये नाटक क्यों? उनकी आवाज़ में निराशा थी। जीवन कोई मंच नहीं है और विश्वास कोई वेशभूषा नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से पहन और उतार सको। रिया का दिल टूट गया।
ये कोई नाटक नहीं था पापा, ये आपको जानने का एकमात्र तरीका था। वो रो पड़ी। आरव चुपचाप खड़ा रहा, अपराध बोध का बोझ महसूस कर रहा था। आरव ने फैसला किया कि उसे चले जाना चाहिए। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। वो श्री सिंह का भरोसा जीतने आया था, लेकिन उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया था। जब वो अपना बैग लेकर नीचे आया तो उसने श्री सिंह को उनकी स्टडी में पाया, जो अपनी मेज पर कुछ देख रहे थे। आरव ने माफी मांगने के लिए एक आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। सर, मैं अचानक एक फड़फड़ाहट हुई और बगीचे का कौवा खुली खिड़की से अंदर आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो श्री सिंह की मेज पर झपटा और उनकी सबसे कीमती चीज -1 पुराना चांदी का फाउंटेन पेन माइनस उठा लिया। नहीं, श्री सिंह चिल्लाए। वो पेन उनकी दिवंगत पत्नी का आखिरी उपहार था। वो घबराकर उठे, जिससे उनकी कुर्सी गिर गई, लेकिन कौवा खिड़की की ओर बढ़ रहा था। लेकिन आरव शांत रहा। उसने कौवे के साथ बिताए पलों को याद किया। उसने अपनी जेब से एक बिस्कुट निकाला, उसका चमकदार रैपर खोला और उसे हवा में उछाला। अरे दोस्त, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी कहानी के लिए एक बेहतर प्रॉप है। कौवे ने चमकदार रैपर को देखा। एक पल के लिए वो हवा में रुका, उसका छोटा सा दिमाग सोच रहा था। फिर उसने एक निर्णय लिया। उसने चांदी का पेन गिरा दिया और रैपर को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा और फिर खिड़की से बाहर उड़ गया। आरव ने पेन को हवा में ही पकड़ लिया और उसे धीरे से श्री सिंह को दे दिया। उस पल में श्री सिंह ने आरव में सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति देखा जो अप्रत्याशित को संभाल सकता था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन को कभी कभी नियमों और कहानियों दोनों की आवश्यकता होती है।